नमस्कार दोस्तों, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में टीजीटी पीजीटी के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण व्याकरण और साहित्य से संबंधित प्रश्नों को लेकर आई हूँ। ये प्रश्न आपके परीक्षा उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। प्रश्नों को ध्यान से ज़रूर देखें, इसमें आपको हर लेवल का प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है जो कि व्याकरण से है। भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? तो भाषा शब्द जो है ये संस्कृत के भाष्य धातु से बना है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? ऑप्शन है श्याम, नदी, बचपन, पानी। तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। बचपन यह भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है जो कि व्याकरण से ही यह भी प्रश्न पूछा गया है। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? ऑप्शन है यह मेरी निजी पुस्तक है, आप अपनापन, आज अपनापन कहाँ है, अपनों में से क्या छुपाना, आप भला तो जग भला। तो इसमें आप भी बताने की कोशिश कीजिए कि आपने किस उत्तर का चुनाव किया है। आपके द्वारा चुना हुआ सही उत्तर क्या है? तो आपने अवश्य ही ऑप्शन चौथा को सही किया होगा कि आप भला तो जग भला, जिसमें निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, इसी वाक्य में किया गया है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। शिव का विशेषण क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और व्याकरण से ये सभी प्रश्न हैं। आगे आपको साहित्य से भी प्रश्न देखने को मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि ये प्रश्न है झारखंड शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 2009 में पूछे गए प्रश्नों का संकलन है। तो शिव का विशेषण क्या है? यहाँ पर आप ऑप्शन देखिए, शिवेश, शंकर, शैव, शैल। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रहे, शिव का विशेषण पूछ रहा है। अगला प्रश्न है, वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन है प्रेरणार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालीन क्रिया। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, संयुक्त क्रिया। वह घर पहुंच गया, यह संयुक्त क्रिया है। अगला प्रश्न है जो कि काल से लिया हुआ है। भूतकाल के कितने भेद हैं? ऑप्शन है 3, 5, 6, 7। जैसे हम काल पढ़ते हैं वर्तमान, भूत, भविष्य, तो उसी प्रकार से उन सभी कालों के भी अलग अलग भेद हैं। तो उनमें से आपसे भूतकाल के कितने भेद होते हैं पूछा जा रहा है। आप अवश्य पढ़े होंगे, लेकिन प्रश्न देखने पर ये सारे प्रश्न रिपीट हो जाते हैं और जो भूले होते हैं वो भी याद आ जाता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? बहुत ही आसान प्रश्न है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग होता है कवयित्री। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर कवयित्री शब्द को भी आपको ध्यान से देखना है। कई बार ये शब्द परीक्षा में पूछे जाते हैं कि कवयित्री कैसे लिखा जाएगा, और उसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं। तो आपको सही उत्तर समझना है, जानना है कवयित्री कैसे लिखा जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न अगला है, इनमें से आपादान कारक की विभक्ति क्या है? ऑप्शन है ने, को, से, के लिए। तो आपादान की विभक्ति हो जाएगा ऑप्शन तीसरा से, यानी आपादान अलग होने के लिए पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है, पवन का संधि विच्छेद क्या है? ये भी प्रश्न खूब पूछे जाते हैं परीक्षा में। पवन का संधि विच्छेद क्या होता है? तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, पो धन अन, या पो जोर अन। कुछ लोग जोर भी कहते हैं और कुछ लोग धन भी कहते हैं, तो उससे आप विचलित बिल्कुल नहीं होना है आपको। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं जो कि समास से लिया हुआ प्रश्न है। यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है?
तो जैसे कि शब्द से ही आपको लग रहा है, अव्ययी भाव समास में प्रथम पद क्या होता है? अव्यय होता है। तो यहाँ पर यथाशक्ति शब्द है, तो यहाँ देखने से ही आपको लग गया कि यह अव्ययी भाव समास है। तो इस प्रकार से ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन छायावादी कवि है? बहुत ही आसान प्रश्न है। दिनकर, नागार्जुन, धूमिल, जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि है। छायावादी कवि के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा आते हैं। ये चारों छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, कविता में मुक्त छंद का प्रयोग किसने आरंभ किया था? ऑप्शन है निराला, पंत, केदारनाथ, भवानी प्रसाद मिश्र। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, निराला मुक्त छंद के आरंभकर्ता माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा कौन सी है? ऑप्शन है अवधी, मगही, मैथिली, खड़ी बोली, हिंदी। तो जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा खड़ी बोली हिंदी है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। प्रश्न है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कौन सा भाव व्यक्त किया गया है? अच्छा, एक और प्रश्न यहाँ पर है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, ये पंक्ति किसकी है? तो यह जो पंक्ति है ये महादेवी वर्मा की है, महादेवी वर्मा। और ये छायावाद के लघुत्रयी में ये आती है, महादेवी वर्मा। छायावाद के 4 स्तंभ में से एक है। छायावाद के लघुत्रयी में कौन कौन से कवि आते हैं? तो महादेवी वर्मा और भगवती चरण वर्मा, और एक कवि आते हैं। आप हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य ही नाम बताएं। आइए अब इसमें देखते हैं, मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? ये पंक्ति तो है महादेवी वर्मा की, और इसमें जो भाव व्यक्त किया गया है वह है विरह और रहस्य। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न अगला है, हिमाद्री तुंग श्रृंग से क्या है? ऑप्शन है प्रेम गीत, शोक गीत, प्रणय गीत, हास्य गीत। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, यह प्रणय गीत है। अगला प्रश्न है, उषा कविता में किसका शब्द चित्र है? सभी के सभी प्रश्न बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है और परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, तो आप इसे अच्छे से ज़रूर देख लें। उषा कविता में शब्द चित्र के ऑप्शन में दिया हुआ है मानव, दानव, प्रकृति और पशु पक्षी। तो इसमें किसका शब्द चित्र है? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, प्रकृति का शब्द चित्र है। अगला प्रश्न है, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, किस कविता की पंक्ति है? ऑप्शन है रोटी, उषा, स्वदेशी, गीत फरोश। तो जैसा कि ऑप्शन से ही आपको पता चल रहा है, गीत फरोश, गीत बेचता हूँ, ये गीत फरोश कविता है और कविता के लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र। तो भवानी प्रसाद मिश्र को ये जो कविता मैं गीत बेचता हूँ, एक बार उनकी बहन की शादी होना था तो उन्हें पैसे की अभाव थी, इसलिए उन्होंने अपनी रचना को बेचा और उसी समय उन्होंने हाँ मैं गीत बेचता हूँ यह पंक्ति अपने काव्य में भी लिखा था। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है अगला, जनतंत्र का जन्म किस कवि की रचना है? तो जनतंत्र का जन्म यह जिस कवि की रचना है, क्या उनका नाम महादेवी वर्मा है, शमशेर बहादुर सिंह है, रामधारी सिंह दिनकर है या धूमिल है? तो उनका नाम है धूमिल, सुदामा पांडे धूमिल। ऑप्शन है जनतंत्र का जन्म, क्षमा करें, जनतंत्र का जन्म यह
रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। देखिए यहाँ पर कवियों का पूरा नाम नहीं दिया हुआ है, तो आपको कवियों के पूरा नाम भी जानना होगा। धूमिल का पूरा नाम है सुदामा पांडे धूमिल। तो कई बार कवियों के पूरे नाम से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, और दिनकर से आपको पता ही होगा कि रामधारी सिंह दिनकर। अगला जो प्रश्न है वह कुछ इस प्रकार से है। प्रश्न है, इनमें से आंचलिक कथाकार है। तो देखिए यहाँ पर प्रेमचंद्र ये भी कथाकार के अंतर्गत आते हैं। जयशंकर प्रसाद, कमलेश्वर, फणीश्वर सभी ने कहानी और कथाएं लिखी है। तो यहाँ पर आपको सही उत्तर बताना है कि आंचलिक कथाकार कौन है। तो बहुत ही आसान प्रश्न देखने में तो लग रहा है, लेकिन ऑप्शन कभी कभी कंफ्यूज करता है, तो इसलिए आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। फणीश्वर नाथ रेणु ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ये आंचलिक कथाकार के रूप में जाने जाते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न अगला है, अलगू चौधरी और जुम्मन शेख किस कहानी के पात्र हैं? तो सबसे पहले तो आपको बताना है कि अलगू चौधरी और जुम्मन शेख ये कहानी है पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। वापसी उषा प्रियवंदा की है। और परिंदे ये जो कहानी है ये जैनेन्द्र की है। तो इसे भी आपको ध्यान करना है। यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रीन में लिखने में मुझे दिक्कत हो रही है। उषा प्रियवंदा। अगला जो प्रश्न है वह कुछ इस प्रकार से है। सरकार मौज बहार की एक घड़ी एक लंबे दुखपूर्ण जीवन से अच्छी है किस कहानी के पात्र का कथन है? कि सरकार मौज बहार की एक घड़ी एक लंबे दुखपूर्वक जीवन से अच्छी है। ये किस कहानी का कथन है? कहानी के पात्र का कथन है। तो यहाँ ऑप्शन में है पंच परमेश्वर, सुभान खां, दो कलाकार, मधुआ। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। मधुआ कहानी के पात्र का ये कथन है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, इनमें से कौन सी कहानी चरित्र प्रधान है? कहानियों में चरित्र प्रधान कहानी कौन सी है? परिंदे, सुभान खां, दो कलाकार, दिल्ली में एक मौत। तो ऑप्शन दूसरा जो कहानी है ये चरित्र प्रधान कहानी है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न अगला है, दिल्ली में एक मौत किस कहानीकार की रचना है? ऑप्शन है मोहन राकेश, भीष्म साहनी, कमलेश्वर, निर्मल वर्मा। तो देखिए यहाँ पर सभी कहानीकार के नाम ही दिए हुए हैं, तो आपको सही उत्तर तक पहुँचना है। ऑप्शन सही हो जाएगा। दिल्ली में एक मौत यह कहानी जो है ये कमलेश्वर की कहानी है। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत विभाजन और सांप्रदायिकता की घटनाओं से संबंधित कौन सी कहानी है? तो आप भी बताइए कि कौन सी कहानी है जो कि भारत विभाजन और सांप्रदायिकता की घटनाओं से संबंधित है? क्या सुभान खां कहानी है, मधुआ कहानी है, लाल पान बेगम की कहानी है, मलबे का मालिक कहानी है? तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, मलबे का मालिक। यह भारत विभाजन और सांप्रदायिकता की घटनाओं से संबंधित है। लाल पान की बेगम यह कहानी किसकी है? फणीश्वर नाथ रेणु की है, जो कि आंचलिक कथाकार के नाम से जाने जाते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न अगला है, वापसी कहानी में किस पात्र की वापसी का जिक्र है? ऑप्शन है गणेश जी, नरेंद्र, अमर, गजाधर बाबू। तो वापसी जो कहानी है ये उषा प्रियवंदा की कहानी है, और इस कहानी में जो पात्र है वो है गजाधर बाबू। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। इस कहानी का भी हमने वीडियो बनाया है। कहानी बहुत ही अच्छी है, आपको ज़रूर सुनना चाहिए। हिंदी साहित्य की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं उन्हें सुनना चाहिए। और ये जो कहानी है वापसी, ये हमारे नेट पाठ्यक्रम में भी लगे हुए हैं और कई सारे यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में भी ये लगे हुए हैं। उषा प्रियवंदा की ये वापसी कहानी आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, बहुत ही अच्छी कहानी है।
आप प्लेलिस्ट में जाकर कहानियों का जो प्लेलिस्ट है उसमें आप इस कहानी को ज़रूर देखें, आपको ये कहानी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इस प्रकार से वापसी कहानी में गजाधर बाबू जो है वह मुख्य पात्र हैं और उन्हीं का जिक्र किया हुआ है इस कहानी में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।